हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनु फ्री क्लासेज पर। आपकी जो 16 तारीख को पेपर है हिंदी का, हाई स्कूल वाले बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके साथ ही वीडियो को शेयर करिए और सभी को बताइए कि ये पढ़कर अवश्य जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने पक्के हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मतलब जैसे कि हिंदी गद्य और पद्य और बात करें यहाँ पे, देखिए जैसे कि जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 पूछे जाते हैं, यहाँ से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से कर लीजिएंगे। और संस्कृत में जैसे ये देखिए मैंने लिया है बढ़िया अच्छे से, क्या कैसे पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय से लेकर सब यहाँ पे मैंने ले लिया है। जो मतलब शार्ट में कम लिखना रहता है और उससे नंबर भी अच्छे बनते हैं, और जो लॉन्ग होता है वो मैंने नहीं लिया है यहाँ पे। ठीक है, वो आप विद्या से ही पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक है। इसी को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा अगर हम बात करें तो 1938 से लेकर 19। चलिए देखते हैं गोदान किस युग का उपन्यास है? तो यह शुक्ल युग का उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। संपादित पत्रिकाएं अगर बात करें कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो मर्यादा और हंस पत्रिकाओं का क्या है संपादन किया था, याद रखिएगा ये। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे संख्या अगर बढ़ेगी आप लोगों की तो मैं हर सब्जेक्ट अच्छे से यहाँ पे दे दूँगा। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रजभाषा। अथाह सागर के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती हैं। अगर संख्या आप लोग की बढ़ेगी, आप लोग शेयर करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या फिर वीडियो के बारे में, तो हो सकता है कि यहाँ हर सब्जेक्ट का मैं दे दूँ, लेकिन समय बहुत कम है, समय इतना है भी नहीं हमारे पास कि यहाँ अपलोड करूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ कर देता हूँ, बच्चे कुछ कर ले जाएंगे। बच्चे कह रहे थे इम्पोर्टेंट बता दीजिए। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो अगर ऑप्शन में दिया जाए बाबू गुलाब राय तो लिख ला। ठीक है, बाकी इतिहासकार की बात करें शुक्ल युग के जितने भी हैं तो यहाँ पे आचार्य राम शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बाबू गुलाब राय हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध जो है इसके लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चलिए शुक्लोत्तर युग की हम बात करें कि प्रमुख कहानीकार कौन है? तो इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। सब याद करके जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टडी के साथ ये लिखा गया है। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? तो सन 1843 से वर्तमान तक यानी अब तक है। ये सब पढ़ लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो। चलिए आधुनिक काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल, गद्य काल। ठीक है, ये सब गद्य काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देख लिए कन्फ्यूजन में मत रहिए। आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। ठीक है, और भारतीय युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में बनेगा ही बनेगा। ये मान लीजिए कि आप पेपर में छपा हुआ रखा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, रीत काल की कालावधि कितनी है? तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। और द्विवेदी युग की बात करूँ मैं कि कब से कब तक है? तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। और प्रगतिवादी युग की कालावधि कितनी है? तो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक है। और प्रयोगवादी युग की अगर कालावधि की बात करें हम कितनी है? तो 1943 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए जल्दी देखते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की है। और ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। अगर ये पूछा है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो मतीराम है।
अब पूछा जाए मतिराम किस काल के कवि हैं, तो रीत काल के कवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, रामकुमार वर्मा है। अगर पूछा जाए छायावादी युग के, यहाँ से देखिए कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, छायावादी युग के प्रमुख लेखक पूछा जाए तो रामकुमार वर्मा है, लेकिन पूछा जाए छायावादी युग के आस्थावादी कवि कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो दे दिए जाते हैं कि हाँ बच्चे देखें पढ़े या नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे आप कर ले जाएंगे। चलिए, छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली गद्य विधा के रचनाकार कौन है, तो कवि गंग है। अगर यही बात पेपर में पूछा जाए कि छंद वर्णन की महिमा किस विधा की रचना है, तो खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, तो कवि गंग है। चलिए, यहाँ से देखिए ये इम्पोर्टेंट है, प्रमुख लेखक है उनकी रचनाएं। यहाँ से कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ से कि अगर पूछा जाए, यहाँ से पूछा जाएगा पेपर में, जैसे मान लो कि पूछा गया कि गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पे विधा मैंने लास्ट में दे दिया है सबका, ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। अगर इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगर पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो चिंतामणि है, विचार वीथी है, ये सब। लेकिन किस विधा की रचना है, निबंध है। चलिए हम जल्दी से देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र की हम बात करें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनके उपन्यास जितने हैं पहले देख लीजिए। गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला। निर्मला किस विधा की रचना है, या गोदान या गबन किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की है। और मैं इनकी नाटक की बात करूं, संग्राम किस विधा की रचना है, नाटक। किसके लेखक, मुंशी प्रेमचंद्र है। पूस की रात और प्रेमांजलि, ये क्या है, कहानी है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। यानी पूस की रात किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। समझ गए होंगे आप लोग। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करूं तो चिंतामणि, ठीक है, विचार वीथी, ये सब निबंध है। यानी चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे वही करेंगे, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। चलिए, रस मीमांसा, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, सार, ये क्या है, आलोचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। 11 वर्ष का समय, ये कहानी है। किसकी, रामचंद्र शुक्ल की, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद, यहाँ से मैंने जो स्टार लगा दिया है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, इसी बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो छपेगा ही छपेगा, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की बात करूँ कि राजश्री के रचयिता कौन है, राजश्री के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पे राजश्री छूट गया था इसमें लिखने के लिए। ध्रुव स्वामिनी, आंधी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, ये सब क्या है, कहानी है। किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की। यानी ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, नाटक, ठीक है, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कामायनी, ये क्या है, महाकाव्य है। यानी पूछा जाए कि कामायनी किस विधा की रचना है, तो महाकाव्य। कंकाल और तितली, ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए, हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा। इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, याद रखिएगा। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब क्या है, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। यहाँ पे आत्मकथा जो लिखा है, आत्मकथा भी एक रचना है अपने आप में। चलिए, प्रमुख रचनाएं, काव्य ग्रंथ एवं उनके रचयिता। भारत भारती, साकेत, त्रिधारा, नहुस, यशोधरा, द्वापर और पंचवटी, ये सब किसकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। और दूसरा मैं बात करूं, चितंबरा, लोकायतन, युगांत, पल्लव, युगपथ, स्वर्णधूल, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। दीपशिखा, रश्मि, अग्निरेखा, नीरजा, सांध्य गीत, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट ही लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं, तो रीत काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं रसखान। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। मधुशाला, मधुबाला तथा बंगाल का अकाल के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, याद रखिएगा। साकेत महाकाव्य की रचना करने लिखा है, साकेत महाकाव्य की रचना करने मैथिली शरण गुप्त तथा, यहाँ पे वाले होना चाहिए था,
गलती से छूट गया। साकेत महाकाव्य की रचना करने वाले मैथिली शरण गुप्त तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध और बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अगर पूछा जाए कि द्विवेदी युग के रचनाकार कौन कौन हैं, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, इनको हरिओध भी कहते हैं, और बाबू गुलाब राय हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। ये बात याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से आपके संस्कृत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और जिसमें से 2 का करना रहेगा आप लोगों को। तो भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, यानी विश्वस्य शस्त्र ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ठीक है, ये याद रखिएगा। संस्कृत का है। पुरुराज का आसीत, पुरुराजा एका भारतीय आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्धम क्रांतिकारी देशभक्त इष्टासीत, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। चलिए, उपसर्ग से आप लोगों से अगर पूछा जाए कि उपसर्ग से पूछा जाता है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का अक्षर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उपसर्ग में आप ये याद रखिए कि कर्म के पहले सु उपसर्ग लगने से शब्द सुकर्म बन जाता है, यानी उपसर्ग 2 शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप, निकट या पास, ठीक है, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वह संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि आकर्षण में किस शब्द का मतलब किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आ का प्रयोग हुआ है, ये याद रखिएगा। जैसे कि आकर्षण, आकाश, आसन, आराधना, आश्रम आदि, इसमें आ का प्रयोग हुआ है। अति का बात करें तो अतिसार, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्याधुनिक। सु की बात करें, सु उपसर्ग की, तो सुगम, सुरक्षा, स्वागत, सुयोग, सुधार, ये सब कर ले जाएंगे। समय नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है इसका। और आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय की बात करें, जो सब यहाँ से देख लीजिए, जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें नवीनता आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यानी जिस प्रकार उपसर्ग अविकारी होते हैं उसी प्रकार प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश होते हैं। ये पूछा जाएगा कि तो क्या होते हैं, विकारी या अविकारी, तो अविकारी शब्दांश होते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हो रहा है और इसी तरीके से क्वेश्चन अब बनेंगे। अगर बात करें प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और ये पढ़कर ही जाइएगा। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय की बात करूं मैं, जैसे कि आई प्रत्यय है, लास्ट में ये प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं, प्रत्यय पा से पीछे और उपसर्ग आगे है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रत्यय को याद रखिए, प्रत्यय पा से पीछे, ठीक है, पीछे लगता है शब्द के। जैसे आई प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय लगने से क्या क्या बनेगा, चतुराई, चौड़ाई, लिखाई, सिलाई, हंसाई, ठीक है। और त्वा से महत्व, कवित्व, प्रभुत्व, ममत्व, मनुष्यत्व, व्यक्तित्व, ठीक है। और ता प्रत्यय से बनते क्या बनता है, सुंदरता, सज्जनता, मधुरता, महानता, श्रोता। आहट या अट से तो घबराहट, जगमगाहट, चिल्लाहट देख सकते हैं आप। आवा और वा से पहनावा, दिखावा, पछतावा, चढ़ावा। पन से बचपन, भोलापन, बड़प्पन, पागलपन, लड़पन, ये सब होता है। देखो, आनी और आइन, सेठानी या सेठाइन, पंडिताइन, लाइन, ये या नगरीय, मानवीय। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे वही मैंने लिया। यहाँ पर आप एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो वहाँ से याद आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या कहा था, ठीक है। संधि की बात करूँ, यहाँ से देखिए संधि की, जैसे संधि कितने प्रकार की, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा आपके पेपर में जो पूछा जाएगा संधि, वो केवल यड़ संधि से ही प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत से बच्चे ये भी नहीं जान पाते हैं कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये नहीं जान पाते हैं, पता ही नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादा तो पढ़ ले जाते हैं, जो नहीं पढ़ना है, जो नहीं आएगा वो पढ़कर चले जाते हैं। बाद में कहते हैं कि हाँ जो पढ़कर गए थे आया ही नहीं। अरे वो पढ़कर जाइए जो आए पेपर में। चलिए, स्वर संधि की भेद की बता ही दिया मैंने, ठीक है। ये देखो, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयाज संधि, जिसमें से हमें केवल और केवल यड़ संधि पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से अगर यड़ संधि का सूत्र पूछा जाए तो इको यड़िच होता है। इक, ये इक मतलब जो प्रत्याहार और जो होते हैं वो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े, महेश्वर सूत्र से संस्कृत का लिया जाता है, ठीक है। तो इक की बात करूँ, इक में कौन कौन आते हैं वर्ड, तो ई, उ, री और ली के स्थान पर यड़ हो जाता है। यड़ ये सब क्या है, प्रत्याहार वो सब। चलिए देख लेता हूँ मैं इसका। जैसे कि अगर पूछा जाए, मान लो कि यदि धन अपि बराबर क्या होगा, यद्यपि होगा, ठीक है। इसमें क्या है,
ई या बड़ी ई के बाद में क्या कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। यानी यदि की मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए या लिखा है प्लस क्या है, दा पे छोटी ई की मात्रा है, यानी लास्ट में क्या है, छोटी ई है। यानी इसके बाद में क्या आया है, यहाँ पे देखो आया है, छोटी प्लस क्या आया, आ, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ये कि यहाँ पे ये जब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे दी लिखा है ना, तो यहाँ पे छोटी ई भी है और प्लस आधा दा है, क्या है, आधा दा है, तो यहाँ पे आधा दा प्लस या बना है, ठीक है, यद्यप। और जैसे यहाँ पे देखिए इति पे यानी ता पे क्या है, छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा यानी आधा ता है प्लस छोटी ई है, तो छोटी ई प्लस आ क्या बनेगा, इत्यादि। यानी ये आधा ता और ये क्या हो जाएगा, आ का या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। ये छोटाऊ बड़ाऊ के बाद आसमान वर्ण जिसे वा हो जाता है, जैसे सुधन आगतम बराबर स्वागतम, मुझे वा हो गया, ठीक है, सु है ना छोटाऊ, और यहाँ पे देखो आ है, तो सु प्लस आ क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा सा, देखो यहाँ पे छोटाऊ की मात्रा अगर हटा दें हम तो आधा सा है, फिर क्या है, स्वागतम, ठीक है, याद रखिएगा। गुरु आदेश, गुरु आदेशा यानी गुरुवा देशा, री के बाद रा हो जाता है, ठीक है, यानी री के बाद और मतलब असमान स्वर आए तो रा हो जाता है, जैसे पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, ली के बाद असमान स्वर ली यानी ली आकृति, लाकृति हो जाएगा। हास्य रस की बात करूँगा ताकि देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है, हास यानी कि हंसी, इसमें हंसी आए, जहाँ पर वाणी वेश विकृति आकार चेष्टा आदि का वर्णन होता है वहाँ हास्य रस होता है। करुण रस, इसका अस्थाई भाव क्या है, शोक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, यहाँ से पेपर में आएगा, जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया ना है तुमने जगदीश। यहाँ पे देखो शोक की बात की जा रही है, यहाँ शोक मतलब होता है जैसे कि कोई दुख कष्ट होता है, दुख कष्ट की बात की जाए, जहाँ यहाँ पे नोट देख लीजिए, जहाँ दुख कष्ट आदि की बात की जाए वहाँ करुण रस होता है। यहाँ पे अंधी आज बनाकर, वैसे देखो किसी को अंधा बनाना, यहाँ पे क्या है, कष्ट की बात की जा रही है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका करुण रस है, ठीक है। चलिए, और गद्यांश, यहाँ पे जो गद्यांश का संदर्भ और सहित व्याख्या करना रहता है, तो मैंने यहाँ पे गद्यांश कैसे लिखेंगे आप ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि रट्टा नहीं मारना पड़ता है, अच्छे से लिख लेंगे और बाकी आप पेपर में कर ले जाएंगे विद्या से या बुक से पढ़े होंगे, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ से आप पढ़ेंगे जैसे क्या होता है, मित्रता क्या है, एक निबंध है, किसका निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा। और बाकी आप कर लेंगे, जैसे छंद से पूछा जाता है, छंद, छंद से आपके जो रोला और सोरठा, छंद वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बैरवे ये सब आज छंद में ही आ जाता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो केवल रोला और सोरठा ही पढ़ना है, वही पेपर में आएगा। तो अगर रोला की बात करूँ, यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। 11वीं व 13वीं मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। अब ये 4 चरणों वाला याद रखिएगा, कितने इसमें पूछा जाएगा कि रोला छंद में तो कितने चरण होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर 4 ऑप्शन ना रहे तब 8 लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो 4 ही होते हैं। और क्योंकि मैंने देखा था विद्या में 8 दिया था, ठीक है। और रोला क्या है, एक काव्य छंद है, याद रखिएगा। और सोरठा की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे है या एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, या दोहा का विलोम होता है, यानी कि ये जो सोरठा होता है वो दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है। वो पूछा जाएगा कि दोहा का उल्टा कौन होता है, सोरठा, रोला, बैरवे, कुछ भी या सभी, तो क्या होता है, केवल सोरठा होता है। या अर्ध सम्मात्रिक छंद है या दोहा का विलोम होता है, इसमें यानी इसे प्रथम व तृतीय चरण में, इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें होना चाहिए यहाँ पे जल्दबाजी में। चलिए अलंकार की मैं बात करता हूँ कि अलंकार से कैसे प्रयोग बनते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, यहीं से आपके प्रश्न बनने हैं। यहाँ से कुछ मैं ट्रिक बताऊँगा, आप देखिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे आप इसमें क्या मिलेगा, मनुमानो, जनुजानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। जहाँ पे आपको मनु मिल जाए, मनुमानो मिल जाए, जनुजानो मिल जाए, या जनु ही मिल जाए, केवल मनु ही मिल जाए, या मनहु मिल जाए, वो सब क्या है, आँख मूंद कर आप लगा देना, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। आँख मूंद कर मतलब ये मतलब है कि हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हाँ पता लगे कि उल्टा सीधा मार दो दूसरे गोले में। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पे देखो मनो आ गया,
तो ये याद रखिएगा, कान पकड़ लीजिए इसका और तुरंत मार्कशीट पे फिल कर दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए उपमा अलंकार की हम बात करते हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। पूछा जाए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ पे लिख दिया, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान है। यहाँ पे राधा जी के चरणों की बात की समानता किससे, गुलाब से बताई गई है कि जैसे गुलाब एक कोमल होता है, वैसे क्या है राधा जी के चरण भी कोमल है। चलिए रूपक अलंकार की बात करूं मैं। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट और तारा घट उषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पे तद्भव तत्सम से पूछा जाता है, तो यहाँ पे केवल आप देख लीजिए, आँख का अछ होता है, आंसू का अश्रु होता है। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, बाकी हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आखिर का अक्षर है, लेकिन ये तद्भव है। आंसू क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, अश्रु होगा। और तद्भव जो बात है कि आँख, आँख क्या है, तद्भव है, और यहाँ से इसका क्या होगा, अच होगा। इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब नहीं पढ़ना है हमें। बाकी धातुओं में अगर लकार की बात की जाए, पूछा जाएगा, तो यहाँ से है कि लकार में आप पठ धातु का पढ़ सकते हैं, लिट का पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लंग लकार। भूतकाल की बात करूँ, जैसे अपठत दे दी जाए, अपठत किस विभक्ति और वचन का है, तो अपठत जो है वो प्रथम, यहाँ पे देखिए पुरुष ये दिए इधर दिया है। ठीक है, और ये इधर क्या दिया है, वचन। तो ये वचन किस में आता है, एक वचन में आता है, अपठत, यानी प्रथम पुरुष एक वचन। आपसे पूछा जाए कि अपठित जो है किस वचन और किस रूप का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का है। और यहाँ से एक ये पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लो फलस्य है, फलस्य क्या है, तो षष्ठी एक वचन का है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ से समास से पूछा जाएगा कि द्विगु समास किसे होते हैं, तो गिनती बताने वाला, यानी द्विगु समास में जो होता है वो पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची हो, संख्या दिया रहता है। जैसे शताब्दी, कौन सा शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। त्रिनेत्र, 12 मासा, त्रिलोक, यहाँ से देखो सब संख्या है, सा लिखा है, शताब्दी। ठीक है, सत यानी 100 शब्दों यानी वर्षों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह, जानते हैं आप लोग, ये पढ़कर जाइएगा। और यहाँ से ये द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इंपॉर्टेंट है, यहीं से पेपर में आएगा, कंफर्म है। वो हो सकता है कि यहाँ द्विगु से ना आए, लेकिन द्वंद्व से आएगा। जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में 2 शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, यानी यहाँ पे बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, और कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है, तो लेकिन कोई बात नहीं, उसमें 2 शब्दों की एक में बात की जा रही होती है। ठीक है, देश विदेश, देश और विदेश, माँ बाप, माँ और बाप, खरा खोटा, खरा और खोटा, यहाँ पे जैसे दिन रात, दिन और रात, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, ये सब कर ले जाएंगे। पाप पुण्य, ठीक है, पाप और पुण्य। फिर यहाँ पे देख लीजिए, जो जीवन परिचय आपको पढ़कर जाना है, ये केवल जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इनका जीवन परिचय की कब से कब तक, 1889 से 1937, कहाँ पे हुआ था, काशी, छायावादी शुक्ल युग के ये क्या है, लेखक है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी आप ये पढ़े होंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़कर जाइएगा जीवन परिचय में। और यहाँ पे काव्य की बात करूँ तो सूरदास और तुलसीदास, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सुमित्रा पंत का भी पढ़ सकते हैं। इस तीनों में से कंफर्म है कि एक लोग आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।